एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं बेटा। क्यों होते हैं एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल होता है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम एग्जिस्टेंस अगर फ्रांसियम की देखी गई है तो वो 21 मिनट्स की देखी गई है, सिर्फ 21 मिनट तक ये एग्जिस्ट कर सकता है। एस ब्लॉक के मेटल्स बहुत कम है नंबर्स में, इसलिए इनकी साइज का ऑर्डर जो है वो कई बार दोनों ग्रुप का एक साथ पूछ लिया जाता है। पानी में इन आयंस की साइज इस बात पर डिपेंड करती है कि किसने कितने H2O के मॉलिक्यूल चिपका लिए। जिसने ज्यादा चिपका लिए उसकी साइज बढ़ी। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हो? स्वागत है आपका। मैं मोहित दादीच रफ्तार नीट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, एस ब्लॉक। जी हाँ, हाइड्रोजन अपना हो चुका है, अब अपन पढ़ेंगे क्या? एस ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक के बाद हम लोग पी ब्लॉक पर आएंगे। एस ब्लॉक की कुछ बातें हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर कर ली है बेटा। एस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ बातें हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर कर ली है, जो नहीं करी है वो यहां कर लेंगे, ठीक है। और कुछ अलग एक्स्ट्रा चीजें भी कर लेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली, अभी मैं आपको चैप्टर ओवरव्यू भी दूंगा। ये चैप्टर जो है बेटा बेसिकली पीरियोडिक टेबल भी इसमें आएगा, थोड़ा बहुत जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया वो सारी चीजें भी इसमें आएंगी थोड़ी बहुत, इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो। फिर कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट भी आएगा, कुछ कंपाउंड्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे, उनकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। तो एस ब्लॉक जो है या ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी अगर जब आप ब्लॉक पढ़ते हो, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो ये मिला जुला पूरा होता है बेटा। मतलब कि पी ब्लॉक की बात करें तो जैसे, या पी ब्लॉक की बात करो, एस ब्लॉक की बात करो, तो पहले क्या होता है कि पहले पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आती है ना, जो हमने ब्लॉक वाइज स्टडी कर ली थी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको खाली यहां पर रिवाइज करेंगे। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रहती है रिएक्शंस, है ना, तो रिएक्शंस भी आएंगी। तो रिएक्शंस को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, रिएक्शंस को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इनऑर्गेनिक में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर, और वो आपको याद रखना है। और फोर्थ जाके कहीं पे यूसेस एंड एप्लीकेशंस वगैरह आ जाती है। तो ये कुछ दो चार पार्ट्स में ही हम पूरी केमिस्ट्री को, इसमें ब्लॉक केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आज का हमारा जो गोल रहेगा वो रहेगा एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एएम एंड एईएम। पहले यहां क्लियर कर लेता हूं कि बार बार जो है ये एब्रीवेशंस में यूज करूंगा। एएम इज स्टैंड फॉर एल्कली मेटल्स, ठीक है, एंड एईएम इज फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं बेटा। क्यों होते हैं एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल होता है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एक वो जिनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सब में ऐसा होगा कि सबके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिनके में दोनों फुलफिल हो। जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है उनको बोलते हैं बेटा एल्कली मेटल्स। उनको क्या बोलते हैं? वो कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स। और जो दो वाले होते हैं उनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आज मेनली हमारा फोकस रहेगा बेसिक बातों पे, बेसिक सी बातों पे फोकस रहेगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ओवरव्यू पे आते हैं बेटा। चैप्टर ओवरव्यू को देख लीजिए आप एक बार। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एएम एंड एईएम, ये आज हम कर लेंगे। पूरी कोशिश रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम सारी को आज खत्म कर लें। उसके बाद बचती हुई ये सारी चीजें हैं, ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है, हम इस तरह से पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एएम एंड एईएम, है ना। आपको एनसीईआरटी में एल्कली मेटल्स को अलग पढ़ाया है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अलग पढ़ाया है, लेकिन चीजें सारी वही है। जैसे एल्कली मेटल्स की पानी के साथ रिएक्शन इधर वाले पार्ट में दिखा रखी है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की पानी के साथ रिएक्शन उधर बता रखी है। तो अपन ने क्या किया, मैंने आपके लिए क्या किया, एएम एंड एल्कली अर्थ एईएम दोनों की स्टडी जो है वो क्या कर दी, आपको आपके लिए सहूलियत ये कर दी कि दोनों की अपन कंपैरेटिव रिलेटिव स्टडी कर लेंगे एक साथ। जैसे हम वाटर के साथ रिएक्शन देख रहे हैं तो हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि एएम की क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या है, एक साथ पढ़ लेंगे एएम एंड एईएम। तो आपके लिए क्या रहेगा कि एनसीईआरटी की तरह दो सेगमेंट अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। पॉइंट्स सेम है लेकिन दो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एनसीईआरटी ने लिख रखा है, तो अपन सेम पॉइंट्स को दोनों के लिए एक साथ पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है भाई। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। सोडियम इज फ्रॉम एल्कली मेटल्स एंड कैल्शियम इज फ्रॉम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Anomalous properties of lithium, points of similarities between lithium and magnesium, anomalous properties of beryllium and points of similarities between beryllium and aluminium, ये करके हम पूरा
जो है एस ब्लॉक खत्म करने वाले हैं। चलिए उसके बाद सबसे ऊपर यहां आते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज से पहले, लेकिन यहां पर एक स्लाइड में ऐड करता हूं और कुछ जानकारी आपको स्टार्टिंग में यहां दे देता हूं जिससे आपके लिए ठीक रहेगा कि जैसे ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक क्यों बोला गया, क्योंकि इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। कहां पर एंटर करता है, एस सबशेल में एंटर करता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, एस ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। दूसरा, इनके एस ब्लॉक के मैक्सिमम कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं, मेटल्स होते हैं, सारे जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ऑल एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल कोई भी नहीं होता इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें दो ग्रुप होते हैं, कंटेन्स टू ग्रुप। ये देखो बेसिक सी बात है बेटा, एक तरह से देखो तो ये पीरियोडिक टेबल ही है, एक तरह से देखो तो ये पीरियोडिक टेबल ही है। मतलब कि एक ये रहा आपका फर्स्ट ए बोल दो, जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, और ये होता है आपका सेकंड ए जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा, तो ये ग्रुप होता है आपका लिथियम वाला। सर एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल्स क्यों बोला, तो एल्कली मेटल्स इसलिए बोला क्योंकि इनके जो सॉल्ट होते हैं, एल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, है ना, हाइड्रोक्साइड of these elements are alkaline in nature। एग्जाम्पल हो गया जैसे सोडियम है तो NaOH हो गया, KOH हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या हो गया बेटा, एल्कली मेटल्स। क्या बोल दिया इनको, एल्कली मेटल्स। क्यों बोल दिया एल्कली मेटल्स, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, इन एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनका नेचर होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन का मतलब क्या हो गया बेटा, बेसिक। क्या हो गया, बेसिक। कौन कौन से होते हैं ये वाले होते हैं बेटा, लिथियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रोंसियम। यही होता है बेटा। जो आपका ये फ्रोंसियम है, ये जो आपका फ्रोंसियम है, ये रेडियो एक्टिव होता है। ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है। मैक्सिमम जो स्टेबल मैक्सिमम एग्जिस्टेंस अगर फ्रोंसियम की देखी गई है तो वो 21 मिनट्स की देखी गई है। सिर्फ 21 मिनट तक ये एग्जिस्ट कर सकता है। मैक्सिमम हाफ लाइफ जो है वो फ्रोंसियम की देखी गई है 21 मिनट्स, है ना। ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसकी स्टडी हम सारी स्टडीज के लिए करेंगे नहीं, हम सिर्फ रूबिडियम और सीजियम तक ही बात करेंगे बेटा, सीजियम तक ही बात करेंगे मैक्सिमम केस में। आगे आ जाओ, ये वाले हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये कौन सा होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका रेडियम, ठीक है भाई। अगेन यहां पे अगर बात करें तो इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला ये जान लेते हैं। इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला कि पहली बात तो ये हमको मिलते हैं कहां, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, कहां मिलते हैं ये हमको, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। एक सेकेंड, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं ये हमको, इसलिए एल्कलाइन के आगे अर्थ लिख दिया। बाकी एल्कलाइन वर्ड का मतलब तो वैसा ही है जैसा इनके लिए था, है ना, क्योंकि इनके भी जो है बात करें अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ये सारे एक्सेप्ट सबको बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल ये AEM नहीं होगा। इसको अगर NCERT में आप जाके देखोगे तो उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला हुआ है।
क्योंकि ये जो है ये एम्फोटेरिक होता है। ये कैसा होता है बेटा? एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। और इसके जो सॉल्ट्स और इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते ही नहीं है ना। फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, इसलिए ये अर्थ बोला हुआ है। बाकी अल्कलाइन का वर्ड का मतलब वही है जो उधर है कि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। प्लस ये अब इसके अंदर एक वर्ड ऐड हो गया अर्थ, इस एल्कली के साथ एक वर्ड ऐड हो गया अर्थ। तो एल्कली तो ये भी है बेटा, एल्कली तो ये भी है, लेकिन ये अर्थ में मिल जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं। मैग्मा रॉक जो होती है, मैग्मा रॉक है ना, रॉक जो होती है मैग्मा रॉक, उस वो हार्ड जो रॉक होती है उसके अंदर ये मिलते हैं, उसके अंदर ये सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इनको बोल दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन बेरिलियम को हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं बोला, बिकॉज एम्फोटेरिक नेचर का होता है तो एल्कलाइन नहीं है। दूसरा, इसके ऑक्साइड्स जो है वो रेयरली मिलते हैं, ना तो ये अर्थ क्रस्ट में इजीली मिलता है, ना ही इसका नेचर अल्कलाइन होता है। अगर ये दोनों ही बातें फॉलो नहीं कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब है बेरिलियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलेंगे। हाँ, इन जनरल हम बेरिलियम वाले ग्रुप को सबको बोल देते हैं, बट हम जब स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर ग्रुप की तो हमको ये पता होना चाहिए कि बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। लेकिन इसकी सिमिलैरिटीज वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह खूब सारी मैच करती, कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है ना। तो इन सब के लिए हम इसको एक साथ ही स्टडी करते हैं। बट हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि बेरिलियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे लिए नहीं है। ये कुछ बेसिक सी बातें थी बेटा, ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने बता दी कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का जो पहला पेज है ना, पहला पेज है, चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो ये सारी जानकारी उनके फर्स्ट वाले पेज पे दी हुई है ना। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारी जानकारी लिखी हुई है। चले बेटा आगे आ जाइए। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। देख लेना, ये सारी चीजें आपने किसमें पढ़ ली है? पीरियोडिक टेबल में पढ़ ली है। ये एक नहीं पढ़ी हाइड्रेशन, तो इसको मैं समझा दूंगा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें बेटा, तो एल्कली मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो एल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS1 के फॉर्मेट में चलेंगे। 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इस तरह से चलेगा। जैसे वापस बता देता हूं, वापस से बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसकी बात करोगे तो ये 2s1 हो जाएगा, ये 3s1, ये 4s1, ये 5s1, ये 6s1, इस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चलता रहेगा। अब क्योंकि यहां पे 2 बोल रहे हो तो इसका मतलब है ये इससे पहले फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस भर चुकी होगी, तो क्या होगा? वो 1s2 2s1 होता है बेटा। 1s2 को क्या लिख सकते हो? हीलियम लिख सकते हो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम, यहां पे हीलियम लिख दो ब्रैकेट में और 2s1 लिख दो, हीलियम लिख दो ब्रैकेट में और 2s1 लिख दो। तो इसको मतलब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस फॉर्मेट में देख सकते हैं? हम यहां पे देख सकते हैं एल्कली मेटल्स के लिए हम देख सकते हैं कैसे। एक अगर ऐसे लिखना है तो और ज्यादा अच्छा है, प्रीवियस इनर्ट गैस और फिर क्या लिख दो? NS1। क्या ऐसा ही एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए समझ सकते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? इनका क्या हो जाएगा? प्रीवियस इनर्ट गैस और साथ में क्या लिख देंगे? NS2। तो इन सब का फॉर्मेट ऐसा हो जाएगा बेटा। इन सब को हम क्या लिख देंगे? प्रीवियस इनर्ट गैस यहां पे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 2s2 हो जाएगा, ये 3s2, ये 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से लिख के, है ना। छोटी छोटी बातें हैं तो हर एक चीज में यहां पे लिखूंगा नहीं। चीज आपको समझ आ रही होगी तो अगर आप नोट्स साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो अभी क्या अभी लिख दीजिएगा कि ये हो जाएगा हीलियम, इससे पहले इनर्ट गैस हो जाएगी नियोन, इससे पहले हो जाएगी क्या? आर्गन, इससे पहले क्या हो जाएगी? क्रिप्टन, इससे पहले क्या हो जाएगी? जिनोन, इससे पहले क्या हो जाएगी? इस तरह से आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ। अब बात करते हैं हम एटॉमिक और आयोनिक रेडियस की। कॉन्फ़िगरेशन हमको समझ आ गया। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है तो आप पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर फिर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट यही है बेटा, इतना ही है, बताना होता है जस्ट कि हाँ इनमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की अगर बात करें, है ना, इसमें मैं हेडिंग लगा लेता हूं यहीं पे साइड में।
ये वाला अपना फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ये वाला अपना फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ले लेता हूं मैं, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, इसमें क्या है? तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में सर देखिए बेटा कि अगर अपन ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप वाइज स्टडी करोगे तो लिथियम से बड़ा, सोडियम से बड़ा क्या हो जाएगा कि पोटेशियम, और इस तरह से सीजियम तक हम आसानी से देख सकते हैं। पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम अगर बेरिलियम से बड़ा देखें तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा और बेरियम हो जाएगा। लेकिन 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 यहां पे एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत क्या है बेटा? वो दिक्कत ये है कि ये गिने चुने एलिमेंट्स होते हैं, ये गिने चुने एलिमेंट्स होते हैं बेटा, तो इनको क्या कर लिया जाता है? एक साथ कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। इनका कंपैरिजन क्या पूछ लिया जाता है बेटा? एक साथ कंपैरिजन पूछ लिया जाता है इस तरह से। मतलब यहां पे लिथियम है ना, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे अगर मैं इधर बात कर लूं तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है भाई। यहां पे अगर हम बात कर लें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इन सब का एक साथ साइज का कंपैरिजन पूछ लेता है। पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, है ना, और इधर भी बढ़ेगी, फर्स्ट ए में भी बढ़ेगी, सेकंड ए में बढ़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 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 इन दोनों को अगर एक साथ कंपेयर करवा दिया जाए तो फिर एक्चुअली चीजें डाटा बेस्ड हो जाती है। डेटा बेस्ड हो जाती है तो फिर हम उसको याद करने का तरीका है, डेटा मैंने देख लिया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली एक ये ट्रिक याद रखनी है, दैट इज योर ई। इसको कैसे याद रखोगे? ई, एक ई बनाओ इस तरह से, टेढ़ा मेढ़ा सा ई सही, लेकिन ई बोलेंगे इसको। फिर एक एन बना दो, एन इस तरह से बना देना। अब ध्यान रखना कि ये सबसे मिनिमम साइज का है, ये सबसे मिनिमम है और ये सबसे मैक्सिमम साइज का है। ये जो साइज का ऑर्डर है वो बेरिलियम से बढ़ता हुआ चल रहा है। दैट मींस बेरिलियम, फिर लिथियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, है ना, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। शुरू इधर से करना है, छोटे से, इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से चलेगा साइज का। जुगाड़ क्या कहता है बेटा? जुगाड़ ये कहता है कि ई और एन को ध्यान में रखो। एस ब्लॉक के मेटल्स बहुत कम है नंबर्स में, इसलिए इनकी साइज का ऑर्डर जो है वो कई बार दोनों ग्रुप का एक साथ पूछ लिया जाता है। समझ पा रहे हो बच्चा लोग? दोनों ग्रुप का क्या पूछ लिया जाता है? एक साथ पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब है सिमिलर, ये जो सर आयनिक की बात तो आपने करी नहीं, तो बेटा आयनिक जो है वो इनके ग्रुप में तो दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली आयनिक रेडियस इनके ग्रुप के अंदर भी इंक्रीज होगी। जैसे अगर यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो अगर चलिए मैं इसको एक बार वापस से बता दूंगा, एक चीज मैं अभी यहां पे नोट करवा देता हूं, वो देख लीजिएगा कि सिमिलर ट्रिक कैन बी used for their respective ions with one exception, and that is your lithium and magnesium। अब ये वन एक्सेप्शन कौन सा है बेटा? इस पे ध्यान दे देना। वन एक्सेप्शन क्या है? यहां देखोगे तो लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम है, लेकिन ये एटॉमिक साइज है, आयोनिक साइज नहीं है। आयोनिक साइज क्या होगी? जब आप इन सबके आयंस को कंपेयर करेंगे, मतलब लिथियम +1 और मैग्नीशियम +2 होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा मैंने रेस्पेक्टिवली आयंस लिखा है। रेस्पेक्टिव आयंस मतलब ये सब +1 बनाते हैं, ये सब क्या बनाते हैं? +1 बनाते हैं, ये सब क्या बनाते हैं? +2 बनाते हैं। तो अभी आपने देखा कि लिथियम से बड़ा कौन है बेटा? मैग्नीशियम है। लिथियम से बड़ा कौन है? मैग्नीशियम है। लेकिन अब आपको एक आयंस के सामने ये याद रखना है कि लिथियम प्लस जो है वो मैग्नीशियम 2+ से थोड़ा बड़ा हो जाता है। इनफैक्ट इनकी साइज में ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा ही बड़ा हो जाता है। इनकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। मैंने यहां देखिए इक्वल टू ग्रेटर देन लिखा है, इसका मतलब है साइज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर रही बात ऑर्डर की,
तो बेटा ऑर्डर तो चेंज हो ही जाएगा, इसलिए मैंने ऑर्डर के लिए यहां पे क्या लिखा है कि सिमिलर ट्रिक कैन बी यूज्ड फॉर देयर रेस्पेक्टिव आयंस, मतलब आप इनके आयंस बना दो और ये सेम जो है ट्रिक यूज हो जाएगी। बट करना क्या है, आपको लिथियम को उठा के मैग्नीशियम की जगह और मैग्नीशियम को उठा के लिथियम की जगह रख देना, अगर आप आयंस को कंपेयर कर रहे हैं तो। जुगाड़ समझ में आया? अगर आप आयंस कंपेयर नहीं कर रहे बेटा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जुगाड़ क्या कहता है कि E और N लगाओ। क्या लगाता हो? E और N लगाओ, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में आया कि सर इनके आयंस को भी हम एक साथ कंपेयर करें, ग्रुप में हम आयंस को कंपेयर करें, तो जुगाड़ कहता है कुछ नहीं है, लिथियम की जगह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जगह लिथियम लगा देना, बस बात खत्म। वही मैंने किया है कि लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम है एटॉमिक साइज में तो, लेकिन आयोनिक साइज में लिथियम थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैग्नीशियम 2+ से, यानी ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो E और N अपना बिगड़े नहीं, इसके लिए अपन ने क्या किया, इधर से इधर कर देना बस। ये ध्यान रखना, ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं आयंस के लिए कोई ऑर्डर वगैरह पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आयंस के लिए अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर ग्रुप की अगर बात करोगे बेटा, पर्टिकुलर ग्रुप की बात करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब लिथियम प्लस से बड़ा Na प्लस होगा ही और K+ होगा ही, रुबिडियम प्लस होगा ही और सीजियम प्लस बड़ा होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम 2+ से मैग्नीशियम 2+ बड़ा होगा और उससे बड़ा कैल्शियम 2+ होगा, उससे बड़ा स्ट्रोंशियम 2+ होगा और उससे बड़ा बेरियम 2+ होगा ही होगा। पर्टिकुलर ग्रुप में ना तो एटॉमिक साइज में दिक्कत है ना ही आयोनिक साइज में दिक्कत है, लेकिन जब दोनों ग्रुप को एक साथ कंपेयर करवा लिया जाए तो फिर हमको एटॉमिक के लिए ये ट्रिक अप्लाई करनी है, आयनिक के लिए भी यही ट्रिक अप्लाई करनी है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज योर लिथियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, एक चेंज के साथ आपकी ट्रिक पूरी मेंटेन रहेगी। तो ये सारी बातें हो गई बेटा आयनिक रेडियस की। और अगर अपन साइज के बारे में, इनके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहें तो ऐसा सोच सकते हैं हम कि ये अपने पीरियड के सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं। मतलब पर्टिकुलर अगर सेकंड पीरियड की बात करूं तो लिथियम सबसे बड़ा है, क्योंकि लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन इधर जब जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज डिक्रीज होती है बेटा, ऐसा पढ़ा है आपने। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम साइज तो बढ़ रही है, लेकिन पर्टिकुलर अपने रेस्पेक्टिव पीरियड के सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड के सबसे बड़े एलिमेंट्स जो हैं ये होते हैं बेटा, सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं अपने अपने पीरियड के। उसके बाद आता है कि सर इसका मतलब हुआ कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो एल्कली मेटल से छोटे होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि लिथियम से बेरिलियम पे जाओगे तो बेरिलियम छोटा हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या होती है बेटा, कम होती है। तो लिथियम से छोटा कौन हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। सोडियम से छोटा कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। पोटेशियम से छोटा कैल्शियम। इस तरह से हम आप कंपेयर कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी और टॉप टू बॉटम भी। वैसे टॉप टू बॉटम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने वो बता दिया। अगला आता है बेटा हमारे लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, तो ये सब हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि जब गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसमें जो हमारी एनर्जी दी जाती है, हम जो उस एटम को एनर्जी देते हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली अगर किसी न्यूट्रल के लिए सोचें तो न्यूट्रल को प्लस बना रहे हो गैसियस स्टेट में, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उसको कहते हैं क्या बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी हमने इनके लिए पढ़ा था बेटा, याद होगा आपको कि यहां पे अगर बात करें हम टॉप टू बॉटम की, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम में एएम और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के लिए टॉप टू बॉटम में क्या होता है बेटा, साइज जो है वो बढ़ती है। साइज बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, ऐसा हमने पढ़ लिया है। तो टॉप टू बॉटम्स कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट टू राइट में दिक्कत है। लेफ्ट टू राइट में दिक्कत कुछ नहीं है, वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। यहां पे देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट की अगर बात करें तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो क्या होता है, ये एल्कली मेटल्स हैं
और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन रेस्पेक्टिव पीरियड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट इन अ रेस्पेक्टिव पीरियड, इन अ पर्टिकुलर पीरियड एल्कली मेटल से ज्यादा किसकी होगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की, क्योंकि ये NS1 होता है और ये NS2 होगा। ठीक है, ये ऑर्डर कहलाता है बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ऑर्डर किसका है, फर्स्ट एनर्जी। अब जरा सोचो, मैंने आपको क्या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सिखाया था, मैंने आपको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सिखाया था, वो क्या था बेटा, वो एल्कली मेटल्स की ज्यादा हो जाएगी, एल्कलाइन, ये सब चीजें पढ़ा रखी है बेटा मैंने आपको। रीजन कि ये NS1 नहीं होगा, यहां से NS1 नहीं होगा, ये पीछे जो भी होगा वो क्या होगा, ये P6 आ जाएगा, पीछे कोई इनर्ट गैस होगी, P6 आ जाएगा, N-1 P6 ऐसे लिख सकते हो, N-1 P6 होगा, तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। फुलफिल्ड होने की वजह से, और ये क्या होगा बेटा NS2 नहीं, और ये क्या हो जाएगा NS1 हो जाएगा। तो अब कंपैरिजन पहले NS1 और NS2 में था, तो NS2 ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये नॉर्मल है, जब कुछ नहीं लिखा हो, सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी होती है तो वो फर्स्ट ही होती है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछने के लिए वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि सेकंड आईपी बताओ या सेकंड आईई बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हो। तो एल्कली मेटल्स जो है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में एल्कलाइन अर्थ मेटल से आगे निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये रेस्पेक्टिव पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिथियम है, या तो ज्यादा कौन हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड की बात करोगे तो बेटा बेरिलियम ज्यादा हो जाए, सॉरी यहां पे क्या ज्यादा हो जाएगा, लिथियम ज्यादा हो जाएगा और बेरिलियम कम हो जाएगा। उसी तरह से इसके नीचे क्या आता है बेटा, सोडियम आता है, सोडियम से ज्यादा कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, लेकिन सोडियम फिर से ज्यादा हो जाएगा किससे, मैग्नीशियम से हो जाएगा। रीजन रीजन रीजन, तो रीजन सब वैसे बता रखे हैं, बट ठीक है आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार रिवीजन हो रहा है इसका साथ साथ, यूं मान के चलिए पीरियोडिक टेबल का रिवीजन ही चल रहा है और कुछ नहीं। लिथियम से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, ये IE1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बेटा, IE1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये IE क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा आपका अगेन IE1, और ये क्या हो जाएगा आपका IE2। ठीक है भाई, ये लो, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये 2s1 है, ये 2s2 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1s2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से पीछे वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है P6 मान लो। लिथियम के केस में तो आप S2 ही मानोगे, बिकॉज वो 2s1 है, तो वहां से हटाओगे तो 1s2 हो जाएगा, तो वो हीलियम वाला केस चला जाएगा, हीलियम वाला केस चला जाएगा। तो ये एक्सेप्ट लिथियम वाली कहानी है। ठीक है, तो एक ध्यान रख लेना, बस इतना से बात है। N-1 P6 मत ही लिखो आप, इससे अच्छा लिख दो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकंड बेटा, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई, चले आगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो गई, लेफ्ट टू राइट चीजें जो हैं वो आपको समझ में आ गई। अब कौन सी प्रॉपर्टी बच रही बेटा, ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी बच रही है। हाइड्रेशन एंथैल्पी को हम यहीं पे समझ लेते हैं, आ जाइए। हाइड्रेशन एंथैल्पी आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है वर्ड, चलिए देख लेते हैं क्या है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी किस पार्ट पर है, कौन से पार्ट पर है, वो मैं करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखना बेटा, यहां पर हमने एक मेटल लिया, ठीक है, उसका गैसियस मेटल लिया और उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कर लिया। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम यहां से इसको सॉलिड कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसको मेटल को क्या कर दिया, गैसियस स्टेट में लेके गए। फिर हमने इसी मेटल का कैटायन बना लिया और वो भी गैसियस फेज में ही है। अब इसको फेंक दिया कहां, पानी में। अब इसको कहां फेंक दिया बेटा, पानी में फेंक दिया। अब यहां पे जब है, अब एक्वस, इसको क्या बोलेंगे, एक्वस अगर लिख देंगे तो अब ये M+ जो है वो एक्वस बन गया।
अब ये क्या बन गया, M प्लस एक्वस बन गया। अब मैं नाम लिख रहा हूं प्रोसेस के, और आपको पता है उन नाम क्या है उन प्रोसेस का। अगर आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हो तो ये कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है ये, सब्लिमेशन। और अगर आप गैसियस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो इसको क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आप इसको पानी में फेंक रहे हो तो इसका मतलब होता है हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, जब कोई कैटायन होगा, या एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। मैंने कैटायन के लिए समझाया है, कैटायन और एनायन को पानी में जब फेंकते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेता है। पानी टूटता नहीं है, पानी उसको सराउंड कर लेता है। कैसे सराउंड करता है, तो बेटा इसको समझो, ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, तो M प्लस जब ऐसा होगा तो वहां पे H2O इस तरह से आ जाएंगे। इस तरह से H2O जो है उसको घेर लेंगे। ये O है, ये H, ये H, ये O, ये H, ये H, ये O, ये H, ये H, ये O, ये H, ये H। इस 2O के इस तरह के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। और भी बड़ा बन सकता है, इसके ऊपर भी H2O लग सकते हैं। एक लेयर, 2 लेयर तक भी, 3 लेयर तक भी जो है वो इस तरह से जो है H2O के मॉलिक्यूल सराउंड हो सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेटेड आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयन। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रेटेड आयन। तो मतलब क्या हुआ, आयन को, नॉर्मल आयन को जब एक पानी में फेंक दिया तो उस आयन को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, और वाटर मॉलिक्यूल ने जब सराउंड किया तो वहां पे टेम्परेरी बॉन्ड्स बने। क्या बने बेटा, वहां पे टेम्परेरी बॉन्ड्स बने। उन टेम्परेरी बॉन्ड्स में कुछ एनर्जी रिलीज हुई। वो टेम्परेरी बॉन्ड किस किस के बीच में बने बेटा, आयन के बीच में और पानी के बीच में। और ये चीज हमने पढ़ चुकी है, और ये हम चीज पढ़ चुके हैं बेटा। बताओ इसको क्या बोलते हैं, ये M प्लस एंड H2O है। ये M प्लस एंड H2O है, M प्लस एंड H2O है। तो क्या हो जाएगा, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कैसा हो जाएगा, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पढ़ा है बेटा हमने। अगर आयन को पोलर मॉलिक्यूल में फेंक दोगे, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है ये आयन डाइपोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन हुआ तो बेटा ये वीक फोर्स है। ये क्या है, वीक फोर्स है। ये डाइपोल इस आयन के पास आया, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। और दुनिया में जब जब भी अट्रैक्शन होगा, मैं हमेशा बोलता हूं एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज हुई है ना बेटा, उसी को तो बोला है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पर करती है, वो समझना है हमको कि हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या लिखे। इसमें हमको बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना है। तो बेटा मैं आपको समझा देता हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर समझा देता हूं। अब जरा सोचो कि इसको पानी को पास बुलाने की ताकत किसकी है, इस कैटायन की है। किसकी है बेटा, इस कैटायन की है। अब पानी पास क्यों आ रहा है, सोच सकते हो क्या? क्योंकि पानी के ऑक्सीजन वाले पार्ट पर कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव है। और इसके पास कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव है। क्या इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल नेगेटिव, ये ऑक्सीजन जितने सारे क्या आएंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। वो पार्शियल नेगेटिव है और यहां पर कैटायन है, इसीलिए तो अट्रैक्शन हो रहा है। इसीलिए तो क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहां पर ये अट्रैक्शन जो हो रहा है इसका नाम हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये अट्रैक्शन कब बढ़ेगा, ये अट्रैक्शन कब बढ़ सकता है, जरा दिमाग लगाओ। जब इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी, क्योंकि पानी को बुलाने वाला कौन, कैटायन का प्लस चार्ज। पानी को बुलाने वाला कौन है बेटा, कैटायन का प्लस चार्ज। अगर उस प्लस में ताकत ज्यादा हुई तो पानी ज्यादा आएगा। अगर उस प्लस में ताकत ज्यादा हुई तो पानी ज्यादा आएगा। प्लस में ताकत कैसे चेक करें सर, प्लस की ताकत कैसे चेक करें, तो बेटा ये होता है चार्ज की डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज की डेंसिटी बोलते हैं। उसको बोलते हैं बेटा फाई। क्या बोलते हैं उसको, फाई बोलते हैं। फाई को बोलते हैं फाई, इस तरह से फाई होता है चार्ज अपॉन रेडियस। चार्ज अपॉन रेडियस कहलाता है। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा फाई बढ़ेगा, और फाई बढ़ेगा तो वो उतना ही ज्यादा। फाई का नाम होता है बेटा आयोनिक पोटेंशियल। क्या होता है इसका, आयोनिक पोटेंशियल।
फाई को क्या बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल बोल दो, पोलराइजिंग पावर बोल दो, बट यहां पे पोलराइजिंग पावर भी बोल सकते हो, आयनिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा सोचो कि अगर चार्ज ज्यादा हुआ तो भी आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर साइज कम हुई तो भी फाई ज्यादा होगा, मतलब छोटी साइज पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेंसिटी रखेगा। आप खुद सोचिए इस बात को कि अगर मैं यहां पर अगर साइज लिख रहा हूं, अगर मैं आपके सामने क्या लिखने वाला हूं बेटा, एक साइज लिखने वाला हूं, और वो साइज का ऑर्डर में लिख रहा हूं, मान लीजिए फर्स्ट वालों के लिए लिख रहा हूं, तो ये लिथियम प्लस से बड़ा कौन था, Na प्लस से बड़ा कौन था, K प्लस से बड़ा कौन था, Rb प्लस से बड़ा कौन था, सीजियम प्लस, यही था बेटा। अभी थोड़ी देर पहले ही साइज का ऑर्डर लिखा है, ये नॉर्मल आयनिक साइज है। क्या है बेटा, आयनिक साइज हमने अभी देखी। मतलब सबसे बड़ा छोटा कैटायन लिथियम है और सबसे बड़ा कैटायन सीजियम है। क्लियर है यहां तक, सबसे बड़ा कैटायन कौन है, सीजियम है। अब आपने इन सबको पानी में फेंका, मान लीजिए आप इसी प्रोसेस की बात कर लीजिए, पर्टिकुलर अपन हाइड्रेशन की ही बात कर रहे हैं अभी, तो आप इसी की बात कर लीजिए। ये मैंने दो पहले के प्रोसेस बता दिया ताकि आपको और समझ में आ जाए कि हाँ डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं होता, पहले वो दो प्रोसेस भी फॉलो होंगे, और आगे जाके मैं इसको अप्लाई भी करूंगा कि है ना हाइड्रेशन से रिड्यूसिंग नेचर किस तरह से डिसाइड करते हैं, तो वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिसाइड करेंगे। अभी यहां पर सिर्फ मैं आपको हाइड्रेशन समझा रहा हूं, सुनिएगा। तो अब आपने इन सबको पानी में फेंक दिया, सबको पानी में फेंक दिया, तो अब इनकी साइज इस बात पर डिपेंड करेगी कि किसने कितना पानी चिपकाया, क्योंकि पानी में जाने के बाद आप इसका नाम आयनिक साइज नहीं बोल सकते, पानी में जाने के बाद अब इसका नाम होगा हाइड्रेटेड आयन की साइज। क्या बोलेंगे हम इसको, हाइड्रेटेड आयन की साइज। तो अब इसको मैं हाइड्रेटेड आयन को कैसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट में एक्वस करके लिखता हूं। इससे क्या होता है बेटा, समझ में आ जाता है कि ब्रैकेट में एक्वस लिखा है, इसका मतलब ये लिथियम प्लस कहां पड़ा है बेटा, पानी में पड़ा है। लिथियम प्लस कहां पड़ा है, पानी में पड़ा है। और पानी में कैसे पड़ा होगा, तो H2O के मॉलिक्यूल्स को चिपका के पड़ा होगा, समझ रहे हो। तो लिथियम आयंस जो है वो Na प्लस एक्वस, अभी देखना, उसके बाद हमने ले लिया K प्लस एक्वस, उसके बाद हमने ले लिया रुबिडियम प्लस एक्वस, उसके बाद हमने ले लिया सीजियम प्लस एक्वस। अब जरा देखो, मैंने सबको क्या कर दिया बेटा, पानी में फेंक दिया। पानी में इन आयंस की साइज इस बात पर डिपेंड करती है कि किसने कितने H2O के मॉलिक्यूल चिपका लिए। जिसने ज्यादा चिपका लिए उसकी साइज बड़ी, और जिसने कम चिपकाए उसकी साइज जो है वो छोटी रह जाएगी। अब देखो सब पर +1 है, यानी कि चार्ज तो सबका सेम हो गया, सब पर +1 है यानी कि चार्ज तो सेम हो गया। तो चार्ज तो डिसाइड करेगा नहीं, तो फिर कौन डिसाइड करेगा, साइज पे देखते हैं बेटा। छोटी साइज पे +1, बड़ी साइज पे +1, और बड़ी साइज पे +1, उससे बड़ी साइज पे +1, सबसे बड़ी साइज पे +1। मतलब +1 को अगर मैं ग्लू बोल दूं, गोंद है ना, ग्लू बोलते हो ना आप जिसको, गोंद, ग्लू बोल दिया। आपको मैंने दो लोगों को, एक को बोला कि इस बॉल पर ग्लू लगाना है, और एक को बोल दिया इस फुटबॉल पे ग्लू लगाना है। ग्लू बराबर दिया है मैंने, +1 बराबर है, +1 जो कैटायन है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, आपको उसको समझना है ग्लू। वो ग्लू जो मैंने आपको दिया है, मैंने कहा यार इस बॉल पर तू चिपका दे, ठीक है, फैला दे इसको, गोंद को, और उस पे गम, ग्लू मतलब गम की बात कर रहा हूं मैं, और मैंने एक फुटबॉल वाले को भी उतना ही ग्लू दिया, मैंने कहा तू इसको चिपका दे। कौन ज्यादा लगा पाएगा, कौन अच्छे से उसको लगा पाएगा, जिसकी साइज छोटी है, बॉल वाला, सिंपल बॉल वाला अच्छे से ग्लू लगा पाएगा, क्योंकि मैंने दिया बराबर ग्लू है। तो +1 की अगर डेंसिटी की बात करें तो बेटा +1 की डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, और अगर इसके +1 की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो बताओ जरा क्या ये H2O के मॉलिक्यूल्स को सबसे ज्यादा सराउंड करेगा, और H2O के मॉलिक्यूल को अगर सबसे ज्यादा सराउंड करेगा तो इसका मतलब है इसके चारों तरफ सबसे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल लगेंगे, कहानी पलट जाएगी बेटा। और कहानी पलटने का मतलब है अब ये सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बाहर सबसे छोटा घूम रहा था, पानी में कूदते ही सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि पानी में साइज जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ देखी जाएगी। तो ये बताओ, इससे डिक्रीजिंग हम बोल दिए। तो सीजियम आयन नॉर्मल आयन लार्जेस्ट होता है अपने ग्रुप में, लेकिन पानी में फेंकने के बाद बेचारा सीजियम जो है वो सबसे कम H2O को सराउंड करता है। इसलिए अगर हम नॉर्मली बात करें तो हाइड्रेटेड आयन की साइज जो है उनका ऑर्डर देखिए बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, हाइड्रेटेड आयन की साइज का ऑर्डर ऐसा होता है। अब आपने करंट फ्लो कर दिया, बेटा ध्यान से सुनना, आगे की चीज बढ़ा रहा हूं, आगे की चीज थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। अब आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर दी, आप चाहते हो कि इसमें आप करंट फ्लो करवाएं।
आयंस मूव करेंगे तो करंट जनरेट होगी, क्योंकि चार्ज मूव करेगा तभी करंट जनरेट होगी। अब आयंस हमारे पास मूव करने के लिए पानी में पड़े हैं कुछ इस तरह से, पानी में पड़े हैं कुछ इस तरह से। तो एक आप देखिए, इसमें समझिए बात को, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा आयन है हाइड्रेटेड, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो तो वो फिर आप एक्वस मीडियम में ही बात करो, मतलब आप नीचे वाले ऑर्डर की ही बात कर रहे हो। तो अगर ये सबसे छोटा है, अगर ये सबसे छोटा है मतलब कम वजन है इसके पास, और ये सबसे बड़ा है मतलब ये खूब सारे H2O को अपनी पीठ पे ले जाके दौड़ेगा, क्योंकि चार्ज दौड़ेगा तभी करंट जनरेट होगी। अब आपको क्या करना है, इनकी साइज तो आपने पता लगा ली बेटा, अब आप इनको दौड़ाना चाहते हो तो अब जरा सोचो, जो ज्यादा दौड़ेगा वो ज्यादा अच्छा करंट जो है मोबिलिटी दिखाएगा। मोबिलिटी मतलब चलना फिरना। तो अगर मैं इसके आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर सोचूं, अगर मैं इनके आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर सोचूं तो वो क्या आएगा, आयनिक मोबिलिटी। अगर आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर सोचना है, अगर आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर सोचना है तो बताओ आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा। ये जो ऊपर वाला ऑर्डर लिखा है इसका ऑर्डर उल्टा कर देना, यानी कि लिथियम प्लस जो है ऊपर से ज्यादा ये हो जाएगा Na प्लस से ज्यादा K प्लस से ज्यादा रुबीडियम प्लस से ज्यादा सीजियम प्लस। मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि जिसके पास ज्यादा H2O वो बेचारा कैसे दौड़ेगा, इसके पास वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है तो दौड़ेगा धीमा। तो यहां पे अब एक्वस लिख दिया, फिर अब यहां पे वापस एक्वस लिख दिया, ये वापस एक्वस लिख दिया, ये वापस एक्वस लिख दिया, ये वापस एक्वस लिख दिया। तो बात दो तरह की चीजें हैं, वो नॉर्मल आयनिक ऑर्डर है, ये नॉर्मल आयनिक साइज का ऑर्डर है, ये यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है आयनिक मोबिलिटी, और यहां पे मेंशन कर रहा हूं बेटा हाइड्रेटेड 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 आयन साइज। ये किसका ऑर्डर है, हाइड्रेटेड आयन साइज या साइज ऑफ आयंस इन एक्वस मीडियम, वो किसी भी तरह से बोल सकता है। बात आपको समझ जानी है कि वो कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से हाइड्रेशन एनर्जी जितना अच्छे से एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैंने आपको आई थिंक हाइड्रेशन एनर्जी पूरी तरह से समझा दी होगी। हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस इज सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इन दैट केस टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना। उस केस में क्या होंगे, खूब सारे टेम्परेरी बॉन्ड्स बनेंगे। कौन से वाले बॉन्ड बनेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जिनको हमने क्या नाम दिया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा आयन और पानी के बीच में। उस इंटरेक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। तो अब आपसे अगर पता होगा तो आप इसका ऑर्डर समझ सकते हो कि इसका हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा है। अगर इसका हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा है तो इसका मतलब है इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है। तो क्या ये सेम ऑर्डर, अब मैं जादू कर रहा हूं वो देख लेना, क्या ये सेम ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी के लिए भी हो सकता है? क्या हम ये सेम ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी के लिए भी लिख सकते हैं? तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, लिथियम प्लस की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसके हाइड्रेटेड आयन को हमने देखा तो उसकी साइज सबसे ज्यादा थी। तो आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि Li प्लस Na प्लस K प्लस और Rb प्लस में हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो चार्ज की डेंसिटी घट रही है तो हाइड्रेशन घट रहा है। हाइड्रेशन घट रहा है इसीलिए तो हाइड्रेट आयन की साइज भी डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब है उतना ही ज्यादा H2O जो है क्या करेगा बेटा, सराउंड करेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको नोट करिए बेटा, 1 मिनट में नोट करिए जल्दी। हाँ भाई कर लिया नोट, बढ़े आगे, आ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आती है, हाँ अच्छा ये तो नोट कर ही लिया आपने, चलो आगे आ जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसके अंदर हम वैसे तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज खूब सारी होती है लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ जिगजैग वेरिएशन चलते हैं इन्हें व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, तो खूब सारा जिगजैग वेरिएशन आता है। तो हर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बेटा फिर वैल्यू बेस्ड हो जाएगा, तो वो उतना ज्यादा ना तो कभी पूछा जाता है ना कभी आता है, तो उस पर हम डिस्कस कर नहीं सकते। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो एनसीईआरटी के अंदर टेबल दी हुई है, आप जिगजैग वेरिएशंस अगर याद करना चाहते हैं, आप फालतू का लोड बढ़ाना चाहते हैं सिलेबस का,
तो आप बिल्कुल आपको याद हो जाती है तो आप करिए, डेफिनेटली करिए, बट मैं फिर भी कह देता हूं कि कोई काम की नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं पूछी जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऑर्डर पूछने से अच्छा है वो कोई पीरियोडिक या एटॉमिक प्रॉपर्टीज के ऑर्डर पूछ लेगा, जैसे साइज है, आईपी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, इस तरह की ऑर्डर पूछ लेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बेसिक पता होना चाहिए वो सुन लीजिए। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर दोनों ही सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। अगर बात सॉफ्टनेस की जाए, फिर इन दोनों को अगर कंपेयर करें, जब हम इन पूरे एस ब्लॉक को कंपेयर करते हैं बाकी सारे मेटल्स के साथ जो कि डी ब्लॉक में होते हैं मैक्सिमम केस में, डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ अगर कंपेयर करें तो बेटा फिर उस हिसाब से तो ये सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी व्हाइट होते हैं और सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो फिर भी ये थोड़े बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रोबस्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी, आयरन टाइप, टाइटेनियम टाइप, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होगा। ये होंगे ये भी सॉफ्ट ही, लेकिन अगर बात एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जाए तो एल्कली मेटल्स आर मच मोर सॉफ्टर देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद आता है बेटा फ्लेम टेस्ट, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में, और कुछ कलर्स दिए हुए हैं, वो कलर्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे। उसका रीजन देख लेते हैं कि ये फ्लेम टेस्ट देते क्यों हैं। फ्लेम के अंदर जब इनके कंपाउंड्स या ये खुद मेटल्स के रूप में जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन उस फ्लेम की एनर्जी को पाकर अपने हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। लेकिन जब वो वापस एनर्जी लेवल नीचे आता है, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन वापस लौटता है, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी वो एनर्जी वापस से वो क्या करता है बेटा, एमिट करता है, रिलीज करता है। वो एनर्जी क्या होता है, विजिबल रीजन में हमको देखने को मिलती। उसकी जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी रिलीज करता है, वो जो वेवलेंथ है, वो हमको विजिबल रीजन में देखने को मिलता है और हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। ऐसा काम बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं कर पाते हैं क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, तो फ्लेम जो है उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर ही नहीं पाता। मतलब फ्लेम के पास उतनी एनर्जी नहीं होती, फ्लेम के पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है अपने एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी हायर एनर्जी लेवल पर रिमूव करना है, उसी को हमने क्या बोल दिया था कि अपने लेवल को हटाना, अपने एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आयोनाइजेशन एनर्जी बोला था। अब इसको दूसरे तरीके से सोचो, किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा मांगेगा। बेरिलियम मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा ज्यादा होती है, ये कोई भी कलर नहीं देते। लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट ड्यू टू देयर हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो फ्लैम टेस्ट जो है वो बेसिकली कौन देता है बेटा, वो देते हैं इनको दो को छोड़ के बाकी सारे देते हैं। क्यों देते हैं सब बता दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें कलर्स वाली बात आती है कि सर कलर क्या क्या होते हैं। ये दोनों तो फ्लेम टेस्ट देंगे नहीं, तो इन पे तो क्रॉस मार दो, इन दोनों पे तो क्रॉस मार दो, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देंगे। फिर आते हैं इनके कलर्स की बात। तो बेटा जैसे मान लीजिए यहां पे अगर बात करें लिथियम, तो लिथियम देता है बेटा क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन मतलब सुर्ख होता है, ये सुर्ख लाल कलर देता है। ये आपका देता है गोल्डन येलो, ठीक है। ये पोटेशियम आपका देता है वॉयलेट, ये दिखेगा नहीं कलर, रुक जाओ। उसके बाद ये वाला एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है रेड वॉयलेट, दैट मींस ये थोड़ा क्या बोलते हैं ज्यादा डार्क कलर होता है। रेड वॉयलेट का मतलब ये ज्यादा डार्क कलर होगा बेसिकली, है ना। रेड वॉयलेट का मतलब ये यहां के आसपास का कलर मान सकते हो आप, इस तरह का कोई कलर आएगा आपके पास रेड वॉयलेट। और ये आपका कलर होता है ब्लू कलर। ये कैसा कलर होता है आपका, ब्लू कलर ये देता है आपका सीजियम, ठीक है। ये कुछ कलर्स लिखे हुए हैं यहां पे, क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, वायलेट, रेड वायलेट, ब्लू, ठीक है। ये कलर्स आते हैं कहां से,
ये आते हैं आपके एल्कली मेटल्स के कलर हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमारे लिए काम आसान हो गया कि ये दोनों नालायक तो कलर नहीं दे रहे हैं, तो दो कलर हमारे अच्छे, नालायक नहीं अच्छे लोग हैं, अपने सिलेबस कम किया है इसका ना, कलर याद नहीं होते वरना बेटा। तो अब अपने पास ये आ गया। तो कैल्शियम जो होता है वो ब्रिक रेड होता है। कैल्शियम कैसा होता है? ब्रिक रेड होता है। ब्रिक रेड कैसे बनाए? मैंने भी क्या है कि फालतू में पंगे ले लिए, चलिए कलर से सिखाने वाला। ब्रिक रेड होता है। ये कैसा होता है? ब्रिक रेड। ये कैसा होता है बेटा? ब्रिक रेड होता है। उसके बाद स्ट्रोंशियम की अगर बात करें तो ये अगेन क्रिम्सन रेड होता है, ठीक है। और बेरियम की अगर बात करें तो वो होता है एप्पल ग्रीन। कैसा होता है वो? एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन कैसा होगा? एप्पल ग्रीन कैसा होगा? एप्पल ग्रीन कैसा होता है? चलेगा। ये कुछ कलर्स जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है, मैंने भी याद ही किए हुए हैं, ठीक है। तो क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, वायलेट रेड, वायलेट ब्लू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्योंकि जब आप दूसरी किताबें देखते हो या कुछ बड़ी किताबें देखते हो तो इसको कभी पैल वायलेट लिख दिया जाता है, फीका वायलेट मतलब, ठीक है। कई जगह पे इसको डार्क ब्लू लिख दिया जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस, हल्के फुल्के चेंजेस आ सकते हैं, है ना। इट डिपेंड्स कि मतलब ठीक है बुक कौन सी है। अब तो हमारे लिए तो जो गीता है वो हमारी गीता तो एनसीईआरटी है, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो एग्जैक्टली जो उसमें नाम दिया हुआ है वही नाम मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। इनका रीजन आपको पता ही है, नहीं देने का रीजन क्या है? ड्यू टू हाई आरपी। वापस लिख देता हूं, वैसे लिखा हुआ है पीछे, हाइनाइशन एनर्जी, ठीक है। इस वजह से ये टेस्ट नहीं देते, फ्लैम टेस्ट जो है वो नहीं देते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा और आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली, हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज खत्म कर ली, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर आएंगे। हम दोनों की रिएक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लेता हूं बेटा। एयर बोलते जाते हैं N2+O2। एयर किसको बोलते हैं? N2+O2 को बोलते हैं। एयर में सबसे ज्यादा N2 और फिर O2 होता है। तो मैक्सिमम एयर वाला पार्ट अगर हम बोलते हैं, जब कभी भी नॉर्मल साइंस के अंदर टर्मिनोलॉजी, केमिस्ट्री के अंदर टर्मिनोलॉजी एयर लिखी हुई है, दैट मींस वो फोकस कर रहा है O2 और N2 पे, O2 और N2 के मिक्सचर पे वो फोकस कर रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे आप देखिए, अगर मैं पहले बात कर लूं बेटा एल्कली मेटल्स की, पहले एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात कर लूं तो वो एयर के साथ और एयर क्या है आपका? O2+N2 है। तो ये सारे एयर्स के साथ क्या बनाते? एयर के साथ क्या बनाते हैं बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, मतलब कि मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइड। साथ में क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइड। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहां पे लिख दिया, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ले लिया, क्या एग्जांपल ले लिया कि आपने यहां पे मान लीजिए मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी, किसके साथ? एयर के साथ रिएक्शन करवा दी। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? तो प्रोडक्ट बनेगा MgO और साथ में क्या बन जाएगा? Mg3N2। तो ये मैग्नीशियम का नाइट्राइड हो जाएगा और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया। पर्टिकुलर एक एग्जांपल से समझाया मैंने। आप ऐसा सारे बेरिलियम के लिए, सब सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए सोच सकते हो। एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या कर सकते हो? आप सोच सकते हो। अब बात आती है कि जैसे ये मैग्नीशियम है तो ये डायरेक्ट फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता है। ये कौन से फॉर्म में रिएक्शन करता है बेटा? ये पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम हो गया या जो बेरिलियम होता है, तो यहां पे मैं साफ साफ नोट लगा के लिख देता हूं, वो सुन लीजिए। नोट क्या है हमारा? कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ एयर due to presence of protective oxide layer
पहले से इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर होती है जो हमको नहीं दिखती। इस वजह से बेरिलियम मैग्नीशियम डायरेक्ट रिएक्शन एयर के साथ नहीं करते। बट यहां पे लिख देता हूं, बट इन पाउडर्ड फॉर्म they can react with air। एयर के साथ ये क्या कर लेंगे बेटा, पाउडर्ड फॉर्म में ये रिएक्ट कर सकते हैं। सर पाउडर्ड फॉर्म में ऐसा क्या हो गया जिससे ये रिएक्शन कर रहे हैं? बेटा किसी रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। जब आप पाउडर फॉर्म बनाते हो तो इनका सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इनकी रिएक्टिविटी जो है, इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है पाउडर्ड फॉर्म में ये रिएक्शन कर जाएंगे। तो मैंने यहां मैग्नीशियम लिखा इसलिए पाउडर्ड लिखा, मुझे याद आया कि हाँ मैग्नीशियम पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन करता है। तो ये मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में एयर के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट सेम बनेंगे, ऑक्साइड ही बनेगा, नाइट्राइड ही बनेगा। तो इन जनरल हम सबके लिए बोल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट नहीं करते, करते हैं डायरेक्ट नहीं करते, पाउडर्ड फॉर्म में करते हैं। बाकी सारे जो है वो जिस भी फॉर्म में होंगे कर लेंगे। अच्छा, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लीजिए बेटा। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, पहले सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता देता हूं। तो वो होता है बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसी तरह से ये बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम। ये क्या है? ये रिएक्टिविटी है। Reactivity increases down the group as ionization energy decreases। मतलब जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होना। मतलब ये जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे अपने रिएक्शंस को उतना ही जल्दी करेंगे, क्योंकि इनका काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती जाती है टॉप टू बॉटम, इसलिए इन दोनों में रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। हेलोजेंस के केस में ऐसा नहीं है। मैं पी ब्लॉक में बताऊंगा आपको कि पी ब्लॉक में जब 12th क्लास में आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो हेलोजन के केस में ऐसा नहीं है। हेलोजन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, क्योंकि वो एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है बेटा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। उनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम घटती है, इनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। उनके अंदर फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन खाना है, उनको छोड़ना नहीं है। इनको इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। ये सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, मेटालिक नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये बात आ गई बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल की। इसके बाद बात करते हैं हम, चलिए आगे एक स्लाइड की और जरूरत पड़ेगी, एल्कली मेटल्स की बात कर लेते हैं बेटा। एल्कली मेटल्स की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा जो है समझने वाला सा है, उसमें थोड़ा एल्कली मेटल्स की ही बात कर लेते हैं कि एल्कली मेटल्स अगर एयर के साथ रिएक्शन करेंगे, इसको सेकंड नंबर दे देता हूं, इसको मैं आपको फर्स्ट नंबर दे देता हूं ताकि आप समझ जाओगे। ये फर्स्ट नंबर दे दिया, एल्कली मेटल्स विद एयर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद एयर। अब मैं बात कर रहा हूं एल्कली मेटल्स विद एयर की बात करें तो सारे अगर हम बात करें, लिथियम जो है वो थोड़ा अलग व्यवहार दर्शाता है। लिथियम जो है वो अलग व्यवहार दर्शाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने एल्कली मेटल्स हैं, मैं यहां लिख रहा हूं एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम अगर एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो खाली बनाएंगे क्या? एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है यार? एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन, एल्कली मेटल अगर एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा ऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है, परऑक्साइड भी बन सकता है और सुपर ऑक्साइड भी बन सकता है। इसको बोलते हैं बेटा मोनो ऑक्साइड बोल दो, इसको क्या बोलते हैं? मोनो ऑक्साइड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको परऑक्साइड बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड। ये क्या होता है आपका? सुपर ऑक्साइड। कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन लिथियम जो है उसके लिए हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और वो लिथियम के लिए अलग से क्या पढ़ूंगा कि लिथियम को ही अलग ले लेता हूं। लिथियम एयर के साथ
जो है वो रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल नाइट्राइड बनाता है। बाकी कोई भी नाइट्राइड नहीं बना रहे हैं, आप देख लीजिए, ये रहा O2 और ये रहा N2 है, लेकिन फिर भी यहां पे मेटल नाइट्राइड लिख देता हूं अलग से ताकि समझ में आ जाएगा। यहां पे साथ में मेटल नाइट्राइड लिख देता हूं, मेटल नाइट्राइड, और मेटल नाइट्राइड लिख के काट रहा हूं, मतलब ये मेटल नाइट्राइड नहीं बनाते, लिथियम मेटल नाइट्राइड बनाएगा, लिथियम मेटल नाइट्राइड भी बनाएगा और मेटल ऑक्साइड भी बनाएगा। यानी लिथियम जो है इस तरह से रिएक्शन करेगा, है ना, तो Li2O और साथ में क्या बनाएगा बेटा, Li3N। ये क्यों बनाता है? क्योंकि मैंने आपको लैटिस एनर्जी में पढ़ाया है कि ये स्टेबल होता है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, याद करो, क्या मैंने आपको लैटिस एनर्जी में ये बात नहीं बता दी थी क्या कि केवल फर्स्ट ए में से लिथियम ही बनाता है, और हाई लैटिस एनर्जी का कारण क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन लिथियम प्लस Li प्लस आयन में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए उसका स्टेबल लैटिस बनता है नाइट्राइड के साथ। इस वजह से केवल एल्कली मेटल्स में नाइट्राइड बनाने वाला ये अकेला बंदा है। एल्कलाइन अर्थ मेटल सारे ही नाइट्राइड बना रहे हैं एयर में, और ऑक्साइड भी बना रहे हैं। बाकी इनकी अगर कहानी देखी जाए तो अब इस कहानी को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि सर कौन तो ऑक्साइड बनाएगा, कौन परऑक्साइड बनाएगा और कौन सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे जनरली, मैं साफ साफ लिख रहा हूं, जनरली जो लिथियम रहेगा आपका, है ना, जो आपका लिथियम रहेगा वो क्या बनाएगा बेटा, ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, आपका जो सोडियम रहेगा वो क्या बनाएगा, आपका परऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और आपका पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर ये है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है तो ये क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। ये सारे क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। क्योंकि ऑक्साइड क्या है बेटा, O2 माइनस। ठीक है, तो यहां पे O2 माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, Li2O टाइप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, Na2O2 बन जाएगा बेटा। ठीक है, और ये क्या बन जाएंगे, सुपर ऑक्साइड है तो क्या बन जाएगा, KO2 बन सकता है, RbO2 बन सकता है और CSO2 भी बन सकता है। साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि सुपर ऑक्साइड्स आयंस आर स्टेबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायंस। साफ साफ लिखा हुआ है सुपर ऑक्साइड। मैं वापस लिख देता हूं वो की वो लाइन ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इस वाले के लिए मैं लिख रहा हूं बेटा, इस वाले के लिए लिख रहा हूं कि सुपर oxides are only stable in presence of large cations। तो ये सारे लार्ज कैटायंस हो गए। इसमें देखा जाए तो ये तीनों के तीनों बड़े हैं, तो ये केवल और केवल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, केवल और केवल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। हाँ, लिथियम कभी कभी ऑक्साइड के साथ थोड़ा बहुत परऑक्साइड बना सकता है, सोडियम कभी कभी परऑक्साइड के साथ थोड़ा बहुत ऑक्साइड भी बना सकता है। ये मैंने लिखा है जनरली, जो है वो सारी कहानी लिखी है मैंने। जनरली लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। आपसे कुछ नहीं बोला जाए और बोला जाए कि लिथियम को हवा में छोड़ दे तो क्या बनाएगा, तो बेटा ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम को हवा में छोड़ दो तो क्या बनाएगा बेटा, तो सबसे ज्यादा परऑक्साइड ही बनाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर Na2O दिया हुआ है ना, आपको पूछा ही किसी को ऑक्साइड बना के पूछा है, सवाल ऐसा नहीं है कि क्या बनाएंगे, आपको तो डायरेक्ट सवाल अगर यहां लिख दिया कि Na2O, बताओ Na2O क्या है, तो आप इस पे ये बहस थोड़ी कर सकते हैं कि सर ने कहा था ऑक्साइड तो बनेगा ही नहीं, परऑक्साइड बनेगा। बेटा मैंने कहा था सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रायोरिटी क्या है, परऑक्साइड बनने की। लेकिन किसी सवाल में Na2O दिया हुआ है, वो आपसे ये थोड़ी पूछ रहा बेटा कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। वो तो मान ले उसका बहुत लेस स्टेबल है, वो बहुत कम बनता है, मान लिया वो बहुत कम बनता है, लेकिन बेटा जितना भी बनता है उसको आपको सवाल ये पूछना है कि ये Na2O क्या है, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है या नॉर्मल ऑक्साइड है। तो बेटा फिर आपको बोलना पड़ेगा कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरह से कभी आपको मान ले दे दिया K2O दे दिया, अब क्या करोगे कि सर बोला था कि K2O तो बनाता ही नहीं है, KO2 RbO2 CSO2, मतलब वो तो सुपर ऑक्साइड ही बनाता है। अरे बेटा
कितना भी बनता हो, 1% अगर K2O बनता है, 99% अगर KO2 बनता है, लेकिन वो आपसे ये पूछ ही नहीं रहा कि कौन कितना बनता है। मैं आपको जो यहां पे चीजें समझा रहा हूं वो ये बना रहा हूं कि एयर के साथ जनरली यहां पे लिख रहा हूं विथ एयर, generally with air lithium gives oxides and sodium gives peroxide and potassium, rubidium and cesium will give super oxides ion। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक ये कहानी हो चुकी है। अब आप बोलोगे सर उधर क्या है, तो उधर तो पहले ही बोल चुका हूं बेटा, यहां पे मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको, मैं साफ साफ लिखा हुआ है ऑक्साइड ही बनाते। तो एनसीईआरटी ने साफ लिखा हुआ है कि ये जनरली सारे ऑक्साइड्स बनाएंगे, सारे क्या बनाएंगे, जनरली ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई 1%, 2%, 5% भी एग्जिस्ट कर रहा है तो बेटा वो आपको सवाल के अंदर अगर सोडियम ऑक्साइड के रिलेटेड कुछ सवाल पूछ रहा है तो आप वहां पे ये बहस थोड़ी कर सकते हैं, अरे सर ये तो पेरोक्साइड बनाओ, पहले सवाल गलत पूछा आपने। ऐसा नहीं है। मैक्सिमम एग्जिस्टेंस अगर बात करें तो एयर के अंदर सबसे ज्यादा ये मिलेगा, तो सबसे ज्यादा मिलने वाली स्पीसीज पेरोक्साइड होती है अगर सोडियम को खुला हवा में छोड़ दो तो। मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए भाई, पसंदीदा क्या बनाएंगे वो वाली बात है। ठीक है भाई, चले आगे। अब इनका अपन क्या देख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। इनका क्या देख लेते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। बहुत आसान है, आ जाओ, मजा आएगा, क्योंकि ये चीजें जो है वो बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आ सकती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, इनके हाइड्रोलिसिस करते हैं हमको। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं बेटा, सबसे पहले ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस देखते हैं कि O2 माइनस है, उसके बाद O2 माइनस है, उसके बाद O2 माइनस है। चलिए इसको अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, पानी आएगा भैया, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां पे क्या होगा, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो ये क्या देगा बेटा, ये यहां से H प्लस देगा, H2O क्या देगा बेटा, H प्लस देगा, H2O क्या देगा, H प्लस देगा, और ये OH माइनस देगा। H2O क्या देगा, ये H प्लस देगा और ये OH माइनस देगा। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर यहां पे जो भी मेटल होगा वो मेटल तो क्या लेके भाग जाएगा, माइनस लेके भाग जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन साथ में ये कितने माइनस हैं, 2 माइनस हैं, तो ऐसे कितने H प्लस चाहिएंगे, 2 चाहिएंगे, तो ये 2 H प्लस यहां पे लगेंगे। अब आप इसको बैलेंस करने में बैठ जाना कि सर यहां पे 2H2O लगाओ, कुछ नहीं है, आप इतना समझते हो कि 2 माइनस को 2 H प्लस चाहिए, तो बताओ साथ में फिर से क्या बन जाएगा, H2O ही तो बनेगा बेटा, साथ में फिर से क्या बनेगा, H2O ही बनेगा। समझ में आ गया। यहां देखो ये भी क्या देगा, H प्लस देगा, और साथ में क्या देगा, OH माइनस। OH माइनस तो मेटल लेके भाग जाएगा, जो भी इसके साथ वाला मेटल है, वो मैंने लिखा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो मैंने लिखा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। साथ वाला जो भी मेटल होगा वो मेटल लेके भाग जाएगा। तो हमेशा ये तो हाइड्रोक्साइड तो बनना तय है, चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे सुपर ऑक्साइड हो। लेकिन बेटा एक चीज नोट करो, यहां पे 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, तो ये 2 ऑक्सीजन मिलके 2 H प्लस खाएंगे, तो प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा, H2O2। प्रोडक्ट बने क्या बनेगा, H2O2। इसके अगर 2 H2 चिपका दोगे तो H2O2 तो बनेगा बेटा, तो ये माइनस का अपन ने इलाज कर दिया, H2O2 बन गया। उसके बाद सुपर ऑक्साइड, वही अगेन हाइड्रोक्साइड तो बनना ही है, जो भी मेटल होगा उसका हाइड्रोक्साइड तो बनना ही है। तो फिर साथ में यहां पे क्या बना दे, तो यहां पे बनता है बेटा HO2। क्या बनेगा, HO2 ही बनेगा, क्योंकि एक ही तो H प्लस खाएगा ये, तो ये HO2 बन गया। बताओ बेटा HO2 जो है वो अनस्टेबल है, HO2 क्या होता है, अनस्टेबल है। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। और किधर चला जाएगा डिस्प्रपोर्शनेट होके, ये आ जाएगा एक में H2O2 हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। क्योंकि ये है -½ में, ऑक्सीजन कहां है, -½ में, -½ से यहां आ गया -1 में, यहां आ गया 0 में। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा और कम हो जाना क्या कहलाता है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन। अभी पढ़ा है ताजा रिडॉक्स में पढ़ा होगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर एटम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ले, एक कम और एक ज्यादा, कम और ज्यादा अगर टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। तो HO2 कुछ नहीं होता बेटा, HO2 स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ होता है
अभी ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि जो सुपर ऑक्साइड आयंस होते हैं, जो सुपर ऑक्साइड आयंस होते हैं, वो केवल और केवल लार्ज कैटायंस के साथ ही तो रह सकते हैं बेटा। तो बताओ बेटा H प्लस कौन सा लार्ज कैटायन हो गया यार? H प्लस तो बहुत ही गरीब है, H प्लस तो बहुत छोटा सा कैटायन है। तो बताओ क्या इसके साथ ये सुपर ऑक्साइड आयन एग्जिस्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। तो ये घबरा जाता है, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि H प्लस की साइज बहुत छोटी है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सुपर ऑक्साइड आयंस जो है वो लार्ज कैटायंस के साथ स्टेबल होते हैं। H प्लस बहुत स्मॉल कैटायन है, इसके साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तुरंत डिस्प्रपोर्शनेट होगा, H2O2 और O2 में टूट जाएगा। तो फाइनल अगर मैं बात करूं, फाइनल अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो क्या ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। फाइनल अगर मैं बात करूं कि O2 माइनस प्लस H2O की अगर बात करूं तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा? OH माइनस आ रहा है, प्लस H2O2 आ रहा है और प्लस O2 आ रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान रख लेना, जुगाड़ बता रहा हूं, याद रखने का तरीका है। ये आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, ये आपका परऑक्साइड है, ये आपका क्या है? सुपर ऑक्साइड है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? ये आपने 1 नंबर पे लिया, ये आपने 2 नंबर पे लिया, ये 3 नंबर पे लिया। ये H2O के बाद वापस से H2O ही बन गया तो बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखते जाओ, अब जरा देखते जाओ, अब जरा देखते जाओ कि 1 नंबर 1 प्रोडक्ट, 2 नंबर 2 प्रोडक्ट, 3 नंबर 3 प्रोडक्ट। अब याद करने का तरीका क्या? 1 2 3 और 1 2 3। सब में और आसान, सब में हाइड्रोक्साइड तो बनाना ही है, सब में हाइड्रोक्साइड तो बनाना ही है, बस बाकी के प्रोडक्ट बनाने हैं। तो इसमें हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 और इसमें हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 प्लस O2 कर दो, बात खत्म। समझ में आई ये बात? बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है कि ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो सुपर ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या है? अब आप एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो एनसीईआरटी में साफ साफ इस तरह की कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है Li2O, फिर लिखा हुआ है H2O और फिर लिखा हुआ है Na2O2, फिर लिखा हुआ है H2O और फिर लिखा हुआ है क्या? KO2 प्लस क्या? H2O लिखा हुआ है। अब हमको अब पहले से पता है, हमको अब पहले से पता है बेटा, हमको पहले से पता है कि ये क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड है, ये क्या है? परऑक्साइड है, ये क्या है? सुपर ऑक्साइड है। हम अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर देंगे और आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर खुद बताओ मुझे। इसका क्या हो गया? LiOH हो गया, खत्म। एक प्रोडक्ट, 1 नंबर 1 प्रोडक्ट, LiOH हो जाएगा। उसके बाद जरा देखो ये क्या हो जाएगा बेटा? LiOH प्लस H2O2, सॉरी NaOH प्लस H2O2। ये लो, इसका क्या प्रोडक्ट लिखोगे? क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड है तो क्या बनाएगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड, यानी KOH तो बनना तय है, फिर साथ में क्या बनेगा? H2O2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? O2 बनेगा। इस तरह से आप सारी रिएक्शंस देख सकते हो। तो मेटल, अगर आपको अब आपको ये चीज आज क्लियर हो गई कि ऑक्साइड को, परऑक्साइड को और सुपर ऑक्साइड को पानी में फेंकने पे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो बेटा ध्यान रख लेना, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तो सबका ही बनता है। फिर अकॉर्डिंगली आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, NPS, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, NPS। 1 2 3 प्रोडक्ट में भी 1 2 3 3 प्रोडक्ट, इसलिए इसमें 1 प्रोडक्ट है, इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, उसमें 3 प्रोडक्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार पूछा जाता है कि किसको पानी में डालने में क्या बनेगा, और ये आपके लिए आगे काम में भी आएगा, आपको आगे काम में भी आएगा। ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि H2O2 की प्रिपरेशन को परऑक्साइड से किया गया था। H2O2 की प्रिपरेशन को बेरियम परऑक्साइड से बनाया गया था। तो बेरियम परऑक्साइड से H2O2 क्यों बना था? क्योंकि देखो ये परऑक्साइड है तो H2O2 दे रहा है। तो अब आप एक चीज और देख लेना, क्या सुपर ऑक्साइड भी परऑक्साइड दे सकता है? क्या बिल्कुल दे सकता है। सुपर ऑक्साइड भी आपको क्या दे सकता है? परऑक्साइड दे सकता है। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए इसको फटाफट एकदम 150 की स्पीड से नोट करिए बेटा, 150 की स्पीड से नोट। हाँ भाई राजाओं, कर लिया नोट? चले आगे, आओ बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं हमारी अगली रिएक्शन की तरफ। और अगली रिएक्शंस है रिएक्शन विथ वाटर, मतलब कि ये जो मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अगर मैं सिर्फ मेटल लिख रहा हूं इसका मतलब उसमें एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों हैं, दोनों के लिए रिएक्शन कॉमन लिख रहा हूं, H2O ऐसा होगा। मेटल पानी में जाके क्या फेंक देगा बेटा? इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, और पानी किस में टूट जाएगा? H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अब जरा देखो, अब जरा देखोगे तो क्या करोगे आप? इसको खिलाओगे इलेक्ट्रॉन, इसको खिलाओगे OH माइनस, प्रोडक्ट बोलो। अगर H प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा तो 0 में आएगा,
अगर H प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा तो जीरो में आएगा। तो बताओ यहां पे MOH मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दो और साथ में कौन सी गैस रिलीज कर दोगे? H2 गैस रिलीज कर दोगे। यानी कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पानी के अंदर जाकर क्या करते हैं बेटा? H2 गैस रिलीज करते हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं। अगेन वही बेरिलियम और मैग्नीशियम फिर से दिक्कत करते हैं, तो वहां पे लिख दीजिएगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ वाटर। ठीक है भाई। उसके बाद एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लीजिए। लिथियम रिएक्ट्स लेस विगरसली का मतलब होता है खतरनाक तरीके से, लेस विगरसली का मतलब होता है जेंटली, मतलब आराम आराम से, है ना। तो ये बड़े आराम से रिएक्शन करता है। लिथियम रिएक्ट लेस विगरसली विथ वाटर। इसका रीजन मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी वगैरह में कहीं पे आपको मिलेगा नहीं कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन लिख रहा हूं, इस वाली लाइन का रीजन है ड्यू टू हाई एमपी ऑफ लिथियम, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है कि सरफेस धीरे धीरे प्रोवाइड करवाता है वाटर को। करना ये सबसे तेज चाहिए था लेकिन नहीं करता, है ना। इसकी ये सबसे कम जो है वो सबसे जेंटली, सबसे लेस विगरसली रिएक्शन करता है। दो पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ वाटर, ये पानी के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करते हैं। लिथियम जो है वो रिएक्शन जो है करेगा, है ना, वो करेगा कम आराम से करेगा। तो अब डाउट आता है कि क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम पानी के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्शन नहीं करेंगे? तो इन्हीं को आगे, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं लिख देता हूं कैन रिएक्ट विथ स्टीम एंड इन पाउडर्ड फॉर्म। तो बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए एक बात तो तय है, पाउडर फॉर्म का दिमाग में रखना कि ये दोनों पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ने पर और पानी मतलब लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, इनकी रिएक्टिविटी कम है इसलिए ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। कितनी चीजें हैं जिनके लिए स्पेशल देखना है? बेरिलियम मैग्नीशियम और लिथियम करते सभी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यहां पे लिख दो कि इसमें से ये नहीं करता वो नहीं करता, करते तो सभी हैं पानी के साथ रिएक्शन, बस तरीका अलग अलग है। जो मैंने दो के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहां पे, एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा, दो पॉइंट्स का आप में ध्यान रखना है। उसके अलावा बाकी जितने मेटल्स हैं एस ब्लॉक के, सारे मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और H2 बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां सोडियम को पानी में फेंक दिया तो NaOH और H2 बनेगा, लिथियम को पानी में फेंक दिया तो LiOH और H2 बनेगा, बेरिलियम को पानी में फेंक दिया, पाउडर्ड बेरिलियम को पानी में मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी उसकी, तो भी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा बेटा? H2 बनेगा। क्लियर है? चलें आगे। रिएक्शन विथ वाटर में इतना ही है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने लिख दी। रिएक्शन विथ H2 पर आ जाते हैं बेटा। रिएक्शन विथ H2 में आते हैं, सारे मेटल्स जो हैं वो H2 के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं? मेटल हाइड्राइड बना देते हैं, जो कि कैसे नेचर में होते हैं? आयोनिक हाइड्राइड होते हैं। हमने किसमें पढ़ लिया बेटा? ये भी किसमें पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया किसमें? हाइड्रोजन में, है ना। सेलाइन हाइड्राइड बोल दो, सेलाइन हाइड्राइड भी बोल सकते हो, ये सारे होते हैं। लेकिन इनका एक एग्जाम्पल ध्यान में रख लेना, बट, है ना, बट लिख देना, बट लिख रहा हूं, वो कौन कौन से लिख रहा हूं बेटा? बट LiH, BeH2 and MgH2 are covalent in nature, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये कोवेलेंट नेचर में होते हैं। और मैंने आपको हाइड्रोजन चैप्टर में बता दिया है कि इनका नेचर कोवेलेंट क्यों होता है? ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ कैटायन।
ठीक है, तो ये जो है वो कोवेलेंट होते हैं, बाकी सभी बनेंगे ऐसे ही। एक नोट लगा के लिख देना, और नोट लगा के क्या लिख देना है, नोट लगा के लिखना है बेटा, नोट लगा के लिखना है कि बेरिलियम डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, या बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ H2, H2 के साथ ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। ये बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, इनमें से कौन सा मेटल हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके हाइड्राइड नहीं बनाता। तो इसका मतलब है यहां पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बेरिलियम को भी हम H2 के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट BeH2 बना देंगे, तो बेटा ये चीज नहीं हो पाएगी, ये चीज नहीं बन पाएगी। इसलिए हमको फिर क्या करना पड़ता है, पहले बेरिलियम को कार्बन और क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है। यह रिएक्शन हैलोजन के केस में भी मैं वापस समझा दूंगा। बेरिलियम को कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया जाता है, इसको बोलते हैं रिडक्टिव, इसका क्या बोलते हैं, रिडक्टिव क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिडक्टिव क्लोरीनेशन, क्योंकि कार्बन यहां पे किस तरह का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो फिर ये रिड्यूस किसको कर रहा है सर, तो ये रिड्यूस कर रहा है बेटा किसको, इस Cl को। किसको रिड्यूस कर रहा है, ये Cl को कर रहा है। ये रिडक्टिव जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, ये क्या बनता है, BeCl2। पहले क्या बनेगा, BeCl2 बनेगा, और BeCl2 जो है उसके बाद क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। BeCl2 के साथ क्या बन जाएगा, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इस BeCl2 को हम लेके जाते हैं, इस BeCl2 को हम लेके जाते हैं और डायरेक्ट बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, ये वाली रिएक्शन अपन हेलोजन में कर लेंगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगी, है ना, वहां पे ज्यादा ठीक लगेगी। इसको एक काम करते हैं, यहां से हटा देते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि BeCl2 जो है उसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराई जाती है। BeCl2 जो है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है बेटा, BeCl2 की रिएक्शन कराई जाती है LiAlH4, और फिर बनाया जाता है क्या, ये देगा बेटा, एक बात सुनना, इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, इससे एक तो लिथियम प्लस एक्सपेक्ट करोगे, एक क्या करोगे, एल्यूमिनियम 3 प्लस एक्सपेक्ट करोगे, एक क्या एक्सपेक्ट करोगे, H माइनस एक्सपेक्ट करोगे। इससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो इससे Be2 प्लस एक्सपेक्ट करोगे। इससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो Cl माइनस एक्सपेक्ट करोगे। ये Cl माइनस जो है इनको इसके साथ जोड़ना है, Cl माइनस को इन दोनों के साथ जोड़ना है, और Be2 प्लस को इसके साथ जोड़ना है। बताओ क्या बना दूं बेटा, BeH2, जो कि हमको चाहिए, डायरेक्ट नहीं बन रहा था लेकिन अब बन गया BeH2। अब जरा लिथियम का क्लोरीन के साथ क्या प्रोडक्ट बोल दोगे, तो LiCl बोल दोगे। एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो AlCl3 बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बन गए। इस तरह से रिएक्शन समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है, डायरेक्ट नहीं बनाता। BeCl2 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाकर हम बनाते हैं BeH2। ठीक है भाई, बाकी हाइड्रोजन की रिएक्शन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ये आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, तो आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में वापस से एस ब्लॉक में बताया हुआ है कि इनका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको H2 गैस मिलती है, ये मिलता है। ये सब मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में बता रखा है बेटा। इससे आगे की सारी बातें मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में बता रखी है, आयनिक हाइड्राइड से रिलेटेड सारी बातें बता रखी है, वहां जाके हाइड्रोजन चैप्टर में आपने सुन लिया होगा, इसलिए मैं यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए मैं यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। रिएक्शन विथ H2 हमारा हो गया, उसके बाद आता है रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, सारे मेटल्स जो हैं, सारे मेटल्स X2 के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल हैलाइड्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मेटल हैलाइड्स बना देते हैं। सारे रिएक्शन इसके साथ, सारे मेटल्स के साथ, इसके साथ X2 के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल हैलाइड्स बना देते हैं। अब बात आती है कि वही 2-3 जो हैं वो दिक्कत करते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को देख लेते हैं कि लिथियम है ना, लिथियम एल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम, ऐसा लिख लेते हैं, टोटल देखते हैं, लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर
आर कोवेलेंट इन नेचर, है ना, ड्यू टू हाई फाई। रीजन वही है कि इनकी फाई की वैल्यूज, फाई ज्यादा होता है तो कोवेलेंट नेचर जो है वो ज्यादा होगा, फाई ज्यादा होता है तो कोवेलेंट नेचर जो है वो ज्यादा होगा बेटा। अब क्या होता है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर बात करें LiF, LiCl, LiBr, LiI, अगर इसकी बात करें तो ऐसे आप बोल सकते हो कि इसका कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर ऐसा होगा, कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर ऐसा होगा। ये सब मैंने पढ़ा रखा है फजान रूल में, फाई के अंदर, फजान रूल के अंदर बता रखा है। डिस्टोर्टेशन ऑफ एनायन बता रखा है। यहां पे लिथियम प्लस तो सेम है, तो F माइनस से बड़ा, Cl माइनस से बड़ा, Br माइनस से बड़ा, I माइनस है। तो जैसे जैसे एनायन बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और पोलराइजेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि उसमें कोवेलेंट नेचर जो है वो बढ़ जाएगा। वैसे मैंने लिख दिया कि इनके मेटल हैलाइड्स जो हैं वो एसेंशियली कोवेलेंट होते हैं, है ना, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। ये मेटल हैलाइड्स बनाएंगे सारे, है ना। इट डिपेंड्स कि मेटल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। अगर ये सब एल्कली मेटल्स हैं तो इस तरह के बनेंगे LiCl, NaCl, Na, इस तरह के ना, KCl। और अगर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो दो वैलेंसी वाले बन जाएंगे, BeCl2, MgCl2, CaCl2, इस तरह की, और भी हेलोजेंस बदल जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? खूब सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई हैं। मेटल प्लस X2 प्लस मेटल हैलाइड्स, ठीक है। बेरिलियम जो है वो बहुत स्लो रिएक्शन करता है, तो बेरिलियम को जो है वो थोड़े से टेम्परेचर और कार्बन की प्रेजेंस में बनाया जाता है, कार्बन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। जिस रिएक्शन की मैं बात कराता हूं मैं यहां लिख देता हूं स्पेशली कि बेरिलियम की रिएक्शन अगर आप Cl2 से कर रहे हो तो साथ में कार्बन चाहिए, ठीक है, साथ में कार्बन चाहिए, क्योंकि ये Be+2 जो है, Be जो है वो क्लोरीन को रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए साथ में कार्बन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपको इतना याद नहीं भी रहता है, कोई बात नहीं, आप इतना समझ लीजिए, ये बन जाएगा BeCl2 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्शन यहां पर भी नहीं करता, बेरिलियम जहां जहां पे भी है वो दिक्कत करता है, आप जान लो। बेरिलियम, मैग्नीशियम आपने हमेशा ये दिक्कत कर रहे हैं, और कहीं न कहीं उनकी रीजन जो है, उनका रीजन यही है, स्मॉल साइज हाई फाई, उनका रीजन है। डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं ये, हर जगह थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो हमेशा इनके लिए कभी भी कोई रीजन अगर आएगा तो दिमाग में इनके लिए दो बातें होनी चाहिए, एक तो इनकी स्मॉल साइज है, दूसरा इनके पास जो है वो इनके फाई की वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो रिएक्शन विथ हैलोजेंस में जो है वो हमने यहां पर देखा है। अब यहां पे कुछ जैसे BeCl2 की हम बात करेंगे, और BeCl2 की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे बेटा, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हमारे पास कुछ पेंडिंग रहेगा, एंड दैट इज आर लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन और रिड्यूसिंग नेचर के साथ रिएक्शन। क्योंकि अगर मैंने लेक्चर कहीं पे, कई बार मैंने देखा है कि अगर मैं लेक्चर को, है ना, 1 आवर एंड 30 मिनट से ज्यादा पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैं वहां पर कमेंट्स जो है वो देखता हूं, यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, मैं देखता हूं, कहते हैं सर इतना लंबा क्यों पढ़ा दिया। बेटा एक तो आपके लिए फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्री में आपको जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यार। वैसे अगर आप नॉर्मल इंसान हो, है ना, नॉर्मल इंसान हो जो अपने लिए अच्छा सोचता है, उस इंसान को मेरे ख्याल से ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसने 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे क्यों पढ़ा दिया। मतलब लॉजिक वाली बात है। एक तो फ्री पढ़ा रहे हैं, अलग सर आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि ये सब कुछ फ्री में लाए, है ना। बड़े बड़े टीचर्स को आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे पढ़वाया जा रहा है, यूट्यूब पे आपको कंटेंट फ्री मिल रहा है। जब हम फ्री पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी हम भी तो ऐसा सोच सकते हैं कि यार फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है यार, कैसे भी पढ़ाएं, घास काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम जब आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं तो आप खुद अपने लिए अच्छा क्यों नहीं सोच सकते। वहां पे कोई एक बच्चा लिख रहा था कि सर आपने 2 घंटे क्यों पढ़ा दिया, इतना लंबा लेक्चर क्यों ले लिया। अरे बेटा भलाई का जमाना नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि ये सब आपके भले के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप सुन रहे हो ये बात भी, अगर आपने मान लीजिए कि किस कोई सुन रहा है मेरी ये बात, आप देख रहे हो, तो जरा सोचना इस बात पे, थोड़ा सा गौर करिएगा बेटा, कि अगर कोई टीचर आपको जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहा है तो इसमें उस टीचर का कोई फायदा हो ना हो, आपका जरूर फायदा है। भाई मेरे को तो ऐसा होना चाहिए ना कि यार मैं तो 1.5 घंटे में कुछ भी खत्म करके निकल सकता हूं, कि लो हो गया बस 1 घंटा 30 मिनट हो गया, अब निकलो, ठीक है। मैं जितना चाहूं उतना घास काट सकता हूं, आपको पता तक नहीं चलेगा कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, मैं किस भी तरह से उड़ा के पढ़ा सकता हूं। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं फालतू बात कम से कम करूं और कंटेंट आपको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करूं। आप मेरी स्लाइड्स देखिएगा, पूरी पूरी भरी हुई रहती है,
आप इन स्लाइड्स को प्रॉपर अगर नोटबुक में नोट कर रहे हो तो आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे इनऑर्गेनिक के अंदर। क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं कोई चीज छोड़ दूं, मैं हर चीज पढ़ाता हूं, हर चीज। मेरे मन में भी तो आ सकता है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हल्का फुल्का पढ़ा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फ्री में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा तो ऐसा मानेगा ही कि फ्री में पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम हमारे मन में वो नहीं है। मैं और पूरी पीडब्ल्यू की टीम यही सोचते हैं कि आपका जो सबसे ज्यादा भला हो, आपके भले के लिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है ना। मुझे भी अब काफी टाइम हो गया है, तो मैं भी पीडब्ल्यू के इमोशंस को जान चुका हूं, जुड़ चुका हूं, और मैं समझ चुका हूं कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे का भला सोचता है ना, और बच्चे की भलाई के लिए काम करते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। और लाखों बच्चों की दुआएं जो है वो अलग सर को मिल रही है, इस प्लेटफॉर्म के टीचर्स को मिल रही है, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए खैर जो भी है, कभी मैं भी ध्यान रखूंगा। चलिए कोई बात नहीं, एक बार मैंने 2 आवर्स का ले लिया था सेशन, इस वजह से शायद किसी ने लिख दिया होगा। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी अगर बेटा 10-15 मिनट ऊपर हो जाए, 10-15 मिनट ऊपर हो जाए, कभी ज्यादा पढ़ा दूं, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं बेटा, आपके लिए ही कर रहे हैं। और आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो तो फिर छोड़ दो, रेस में भागना छोड़ दो, फिर मत दौड़ो। आपको अगर लगता है कि ये गलत है कि मेरे को आधा घंटा क्यों ज्यादा पढ़ा दिया, तो बेटा तू 1.5 घंटे भी मत पढ़, बता रहा हूं मैं। तेरे को जिस दिन 30 मिनट ज्यादा लगने लग जाएंगे पढ़ाई करते करते कि मेरे को 30 मिनट ज्यादा पढ़ने पड़ गया, मेरा दिमाग पे लोड हो गया, जोर आ गया, बेटा छोड़ दे, फिर रेस में भागना, नहीं जीत पाएगा तू। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। बाकी आपने देख लिया होगा, मैं पढ़ाते टाइम जो है मैं सबसे कम मजाक करता हूं, मुझे नहीं पसंद है। मैं मैक्सिमम कंटेंट डिलीवरी पे मेरा फोकस रहता है, मैं उतना ही पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं थैंक यू वाली स्लाइड लेके आ जाता हूं। इनफैक्ट जो मैं स्लाइड्स लेके आता हूं वो तक पूरी नहीं पढ़ा पा रहा हूं, एक दो स्लाइड्स बच जाती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में दे देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।